उस दिन रात के करीबन 11:30 बज रहे थे। पूरी सड़क सुनसान हो गई थी और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में एक ऑटो बड़ी ही रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। आज तो बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है, जल्दी से घर पहुंचना होगा। राकेश अपनी ऑटो की रफ्तार को और बढ़ते हुए सोचता है। वो दरियाबाद के एक छोटे से गांव झलना में रहता था और शहर में जाकर ऑटो चलाने का काम करता था। उसका गांव झलना शहर से बहुत दूर था, तो अक्सर उसे घर पहुंचने में काफी देर हो जाती थी और वो पूरा रास्ता सुनसान होता था। राकेश बस अपने ऑटो को तेज चलते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके घर से फोन आया, जिस पर राकेश ने कहा, हाँ सिमरन, हाँ मैं रास्ते में ही हूं। अरे तुम चिंता मत करो, मैं समय से घर पहुंच जाऊंगा। हाँ ठीक है। फोन काटकर उसने भी फोन रखा ही था कि तभी उसे ठीक सामने रोड के किनारे पर कोई खड़ा दिखाई दिया। लाल रंग की साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी, जो हाथ दिखाकर राकेश को रुकने का इशारा कर रही थी। इतनी रात को ये औरत यहां क्या कर रही है? और ये तो टिल्ला गांव है, यहीं पर तो वो शमशान घाट है। कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं? पर इसने तो लाल साड़ी पहनी हुई है और कहते हैं कि चुड़ैल सफेद साड़ी पहनती है। उसके मन में ये सारी बातें चल ही रही थीं। लेकिन तभी वो औरत तेजी से अपने हाथों को हिलाने लगी और सड़क के बिल्कुल बीचों बीच आ गई। न चाहते हुए भी राकेश को ब्रेक मारनी पड़ी। उसे डर भी काफी लग रहा था, पर वो किसी आम औरत की तरह ही लग रही थी। राकेश ने उससे कहा, मैडम जी, मैं अपने घर जा रहा हूं, मैं आपको छोड़ नहीं पाऊंगा। इतना बोलकर राकेश आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी वो औरत कहने लगी, दरअसल मुझे झलना गांव जाना है, यहां से बस थोड़ी ही दूर है, आप मुझे छोड़ दीजिए। झलना गांव, ये तो अपना ही गांव है। जिस पर राकेश ने कहा, चलो ठीक है, छोड़ देता हूं। फिर राकेश ने उससे पूछा, वैसे कहां जाएंगी आप? झलना गांव में। राकेश ने ऑटो स्टार्ट किया, लेकिन वो औरत कुछ बोल नहीं रही थी। लगता है वहां इनका कोई रिश्तेदार रहता है, उसी के घर जा रही होंगी। पर इतनी रात के समय, खैर मुझे क्या होगी कोई बात। राकेश अपने मन ही मन खुद से बातें कर रहा था। उस औरत ने पता बताया, जिसे सुनकर राकेश हैरान हो गया, क्योंकि वो पता उसके घर का ही था। ये तो हमारे घर का पता है, ऐसा हो सकता है कि इसको हमारे घर के आसपास ही किसी के घर जाना हो। ये सोचकर राकेश आगे की ओर बढ़ने लगा और उसने बात को जारी रखते हुए कहा, वैसे किसके घर जाना है आपको? मैं भी झलना गांव का ही रहने वाला हूं, हमारी वहां सबके साथ जान पहचान है। राकेश के इस बात पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप बैठी रही और वो सामने की ओर देख रही थी। अब राकेश को कुछ अजीब सा लगने लगा था। उसे तेज पसीना आने लगा और बेचैनी होने लगी। राकेश तेजी से उसे झलना पहुंचाना चाहता था और इसीलिए राकेश तेजी से उस ऑटो को चलाने लगा। वो लोना गांव पहुंचे। राकेश ने अपने घर के सामने ऑटो रोकी और वो उतर गई। उसने राकेश को पैसे दिए। राकेश वहीं रुककर उसे देखने लगा। वो ये देख रहा था कि वो औरत कहां जाएगी। उस औरत के कदम राकेश के घर की ओर बढ़ने लगे। उसके घर के गेट के पास एक नीम का पेड़ था, जिसके पास वो औरत गई और एकदम से गायब हो गई। ये देख राकेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो जल्दी से ऑटो से उतरा और उस पेड़ के पास पहुंचा। वो उस पेड़ को अच्छे से देखने लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उसने अपनी जेब देखी, उसमें पैसे अभी भी रखे थे। मतलब ये बात तो सच थी कि वो उसका कोई वहम नहीं था। राकेश इन सब चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था कि उतनी ही देर में उसकी पत्नी बाहर आई और बोली, आप यहां क्या कर रहे हैं? जाइए ऑटो अंदर करिए और चलिए खाना खा लीजिए, निकाल रही हूं मैं। राकेश उसे ये सारी बातें बता देना चाहता था, पर वो डर जाएगी इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताता है। और अगर बता भी देता तो उसे साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं था। इसे अपनी थकान का वहम समझ राकेश ने अपने मन को समझाया और ऑटो अंदर खड़ा कर दिया और फिर उस नीम के पेड़ को देखते हुए अपने घर के अंदर जाने लगा। वो नीम अब पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। हवाएं चल नहीं रही थीं, पर फिर भी उसकी पत्तियां हिल रही थीं। ये देखकर उसे काफी डर लग रहा था। राकेश अंदर गया और खाना खाकर लेट गया। अगले दिन जब वो सुबह उठा तो उसे बहुत तेज बुखार था। उसका शरीर तप रहा था और उसे बहुत तेज सर दर्द भी हो रहा था। उसकी पत्नी सिमरन उसके लिए चाय लेकर आती है। ये चाय पी लीजिए, दवाई बस थोड़ी देर में ला रही हूं। अभी उसने चाय का कप राकेश को पकड़ाया ही था कि तभी थोड़ी देर में रसोई घर से कुछ गिरने की आवाजें आने लगी। वो दोनों भागकर रसोई घर में गए तो वहां पर ढेर सारे बर्तन गिरे हुए थे। वो दोनों हैरान हो गए कि अपने आप आखिर बर्तन कैसे गिरे। ये बर्तन किसने गिरा दिए? ये जरूर राजू का काम होगा।
राकेश ने गुस्से से कहा, जिस पर सिमरन कहती है, नहीं जी, वो तो स्कूल गया है। तो फिर बर्तन कैसे गिरे? जरूर ये सब उस बिल्ली का काम होगा। फिर राकेश ने सिमरन से कहा, तुम ये सब काम बाद में समेटना, अभी मेरी दवाई लाके दो। ये बोलकर राकेश अपने कमरे में चला गया, पर वहीं सिमरन अभी भी गहरी सोच में थी। ये बर्तन तो मैंने धोकर अंदर रख दिए थे, तो फिर ये यहां कैसे गिरे? और बिल्ली तो आ ही नहीं सकती, खिड़कियां दरवाजे सब बंद है। ये हुआ कैसे? सिमरन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी अचानक से उसे राकेश की चिल्लाने की आवाज आई। वो भागकर उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ आपको? उसने राकेश से पूछा, जिस पर राकेश ने कहा, सिमरन वहां पर कोई है। वो वही आत्मा है जो कल रात मेरे ऑटो में चढ़ी थी। वो मुझे मारना चाहती है, मुझे बचा लो। राकेश ने उसे सारी बात बताई, उस बारे में भी बताया जो कल रात उसके साथ हुआ था। यह सुनकर सिमरन काफी परेशान हो गई। एक पल तो उसे लगा कि शायद यह राकेश का वहम होगा। उसने कहा, आप बस आराम करिए, आपकी तबीयत खराब है, इसलिए आपको इस तरह के वहम हो रहे हैं। ये दवाइयां खा लीजिए और बस आराम करिए। दवाई राकेश को देकर वो वहां से चली गई। दवाई खाकर राजेश दोबारा से लेट गया और फिर थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई और वो सो गया। सोने के बाद उसे एक बेहद ही डरावना सपना आया, जिसमें एक औरत उसके पीछे भाग रही थी। तभी उसे सामने वही नीम का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर एक फांसी का फंदा लटक रहा था, और उसी फांसी के फंदे के पास उसके बाबूजी खड़े थे, जिनकी मौत पिछले साल ही हुई थी। तभी उस औरत ने अचानक राकेश का गला पकड़ा और दबाने लगी। एकदम से राकेश की आंखें खुली तो उसके सीने पर वही औरत बैठी हुई थी और कुछ कुछ बड़बड़ा रही थी। राकेश का दम घुटने लगा। वो चिल्लाना तो चाहता था, पर चिल्ला नहीं पा रहा था। धीरे धीरे कर उसकी सांसें टूटने लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी पानी के छींटे मारकर उसकी बीवी ने उसे उठाया। वो जोर जोर से हाँफ रही थी और उसके गले पर हाथों के निशान थे, जिसे देखकर सिमरन बहुत ही ज्यादा डर गई। उसने पूछा, ये आपके गले पर निशान कैसे आए? अपने गले को छूते हुए राकेश ने बोला, हाथ के निशान मतलब वो कोई सपना नहीं था सिमरन, वो मुझे मारना चाहती है। मुझे मारना चाहती है वो? राकेश बहुत ही ज्यादा डर गया था, जिस पर सिमरन उसे शांत कराती है और वो जल्दी से जाकर एक बाबा जी को लेकर आती है, जो कि भूतों और आत्माओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। उन्होंने लोगों को काफी आत्माओं से राहत दिलाई थी। घर के अंदर आते ही वो बाबा जी बोले, ये घर तो रतनलाल का है ना? रतनलाल राकेश के पिताजी का नाम था। राकेश ने कहा, बाबा जी आपको कैसे पता? क्या आप जानते हो हमारे बाबूजी को? हाँ जानता हूं। वैसे कहां है वो? बाबा जी उनकी मौत हुए तो 1 साल हो गया। अचानक से उनको दिल का दौरा आया और उनकी मौत हो गई। जिसके बाद बाबा जी ने राकेश से पूछा, मरने से पहले उन्होंने तुम्हें कुछ बताया नहीं कि हर शुक्रवार की रात को वो कहां जाते हैं और उनके ना होने पर तुम्हें हर शुक्रवार जाना पड़ेगा? बाबा जी बोले, जिस पर राकेश उलझन में पड़ गया कि बाबा जी आखिर कहना क्या चाहते हैं। तभी दोबारा से बाबा जी ने कहा, इस औरत की आत्मा तुम्हारे पीछे यूं ही नहीं पड़ी, बल्कि एक मकसद से पड़ी है। जब तुम्हारे पिताजी ने यह घर लिया था, तब इस नीम के पेड़ के अंदर उस औरत की आत्मा रहती थी। उस औरत ने यही खुदकुशी की थी और उसकी आत्मा बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। मैंने बहुत कोशिश की, पर वो यहां से जा ही नहीं रही थी। तो मैंने उसके और तुम्हारे पिताजी के बीच में एक संधि कराई, जिस पर वो जाने को मान गई। संधि ये थी कि तुम्हारे पिताजी को शमशान घाट में एक नीम का पौधा लगाना था और हफ्ते में 1 दिन रात को वहां पूजा करनी थी और मिठाइयां चढ़ानी थी। उस आत्मा के लिए तुम्हारे पिताजी ने वहां नीम का पेड़ लगाया। फिर मैंने उस आत्मा को उस नीम के पेड़ के साथ बांध दिया। फिर उसके बाद हर हफ्ते तुम्हारे पिताजी वहां जाते और पूजा करते और मिठाइयां भी चढ़ाते थे। शायद तुम्हें यह बात बताने से पहले ही उनकी मौत हो गई और इसलिए पिछले काफी वक्त से उस पेड़ के पास ना तो पूजा हुई और ना ही मिठाई चढ़ाई गई। इसीलिए वो वापस से इसी नियम के पेड़ पर आ गई। ये सब सुनकर राकेश और सिमरन बिल्कुल हैरान हो गए। बाबा जी अब क्या करें? राकेश ने पूछा। जिस पर बाबा जी उसे समझाते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, पर उन्हें फिर पहले जैसे हर शुक्रवार उस पेड़ के सामने पूजा करनी होगी और मिठाइयां चढ़ानी होगी, जिस पर वो मान जाता है। फिर बाबा जी अपनी विधि करते हैं और उस आत्मा को
शमशान के उसी नीम के पेड़ में बांध देते हैं। उसके बाद हर शुक्रवार राकेश वहां जाता और पूजा करता, वहां पर तरह तरह की मिठाइयां भी चढ़ाता। इसके बाद फिर कभी भी उस आत्मा ने राकेश को परेशान नहीं किया और अब राकेश और सिमरन के साथ साथ उसका पूरा परिवार खुशहाल और सही सलामत है।